तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, मैंने बताया था कि पैटर्न क्या होते हैं एग्जाम्स के और सिलेबस क्या है। उन सब सारी बातों को मैंने एकदम क्लियर कर दिया था। और जैसे कि मैंने बोला था, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम का जो टाइम टेबल रहता है उसके हिसाब से अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उसके हिसाब से टाइम टेबल बताऊंगा और आप उसमें जो है एड ऑन कर सकते हैं 2025 के हिसाब से। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि अपनी रणनीति कैसी होनी चाहिए, तो उसकी हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो रणनीति की अगर मैं बात करूं, ठीक है, रणनीति की अगर बात करूं तो मैंने इसको 5 फेज में डिसाइड किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार एग्जामिनेशन का जो टाइम टेबल है बहुत लोगों के हिसाब से अलग अलग होना चाहिए। बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप शुरुआती दौर पे हैं और तैयारी कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही आपका टाइम टेबल सेम नहीं होना चाहिए कि पूरी साल भर आप सेम तैयारी करो। ये मेरा मानना है। बाकी आप अलग अलग लोगों की राय लेकर आप जैसे भी पढ़ाई करना है आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं फेज 1 की बात करता हूँ, ठीक है। ये मैं फेज 1 की आपको बात बताता हूँ। फेज 1, ये फेज 1 का मैंने जो डेट कंसीडर किया है वो आज के डेट से, यानी 15 अप्रैल 2023 टू ये मैंने कंसीडर किया है 31 जुलाई 2023। यानी ये ऑलमोस्ट अगर आप देखते हो ये 3.5 मंथ का मैंने फेज 1 लिया है, ठीक है। और इस फेज 1 में मैं टोटल आपको कितने आवर्स बोलूंगा पढ़ने के लिए वो भी मैं बताऊंगा। कि स्टार्टिंग टाइमिंग रहेगा तो आप अपने हिसाब से इसमें आवर्स ले सकते हैं, तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं फेज 1 में, तो पहले आपको जीएस कवर करना है, ठीक है, क्योंकि जीएस सबसे इंपॉर्टेंट है। वो प्री और मेंस के हिसाब से तो आपको जीएस कवर करना है। उसके बाद उसमें ऑप्शनल कवर करना है आपको। अगर आप किसी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो उस ऑप्शनल की भी आपको कवर करना है। तीसरा आता है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स भी कवर करना है। इसके बाद साथ ही साथ आपको आंसर राइटिंग भी करते चलना है, ठीक है, आंसर राइटिंग, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं पांचवे अगर आपको टॉपिक बताऊं कि इसमें क्या कवर करना है, तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उनको रिवीजन करते चलना है डेली बेस पे, ठीक है। तो ये 5 हिस्से में हम लोगों ने फेज 1 को डिवाइड किया हुआ है, जिसमें अपना जीएस कवर होगा। बहुत लोग बोलेंगे यार स्टार्टिंग में ही ऑप्शनल क्यों कवर करना है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शनल जो है आपका सबसे हाई स्कोरिंग मार्क्स वाला सब्जेक्ट है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि पहले आप इसको एक बार खत्म कर दो, ठीक है। फिर एक ब्रेक के बाद वापस से आप इसको जब ये पढ़ना वापस से चालू करोगे तो वो सेकंड टाइम आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका फाइनल एग्जाम आते आते 3 बार आप अच्छे से अपने ऑप्शनल को पढ़ लोगे। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, उनका ऑप्शनल रिवीजन ही नहीं हो पाता है बरोबर से, ठीक है। इसके लिए मैंने फेज 1 में ही ऑप्शनल को लिया हुआ है। यहाँ आप देखोगे तो अभी अपना सीसेट गायब है, क्योंकि सीसेट के लिए मैंने फेज 1 में नहीं रखा है। सीसेट अपना फेज 2 में आएगा। तो अभी हम लोग जीएस की बात कर लेते हैं। तो जीएस ये आपको डेली 3 आवर्स क्या करना है, पढ़ना है जीएस के लिए। जो आपका जनरल स्टडीज के लिए सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो सब जो सारे सब्जेक्ट है वो आपको क्या करना है, 3 आवर्स डेली पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं ऑप्शनल की बात करूं तो ये ऑप्शनल आपको क्या करना है, डेली 2 आवर्स पढ़ना है, ठीक है। ऑप्शनल ये जो है 2 आवर्स जो पढ़ना है, ये आपको सिर्फ यही फेज 1 में जो 3.5 मंथ मैंने बताया है, सिर्फ स्टार्टिंग में यही मंथ में आपको ये अपने ऑप्शनल को क्या कर देना है, खत्म कर देना है, ठीक है। आपको ज्यादा से ज्यादा इसका टाइम फ्रेम जो है ना 3 मंथ ही लेके चलना है। फिर भी मैंने आपको 15 दिन एडिशनल बता दिया है। तो 3.5 मंथ में आपको अपना ऑप्शनल उसको क्या करना है, खत्म करना है, ओके। इसके बाद अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं, बहुत लोग जो है करंट अफेयर्स को भी सोचते हैं मैं कितना घंटा पढूं, तो मैं आपको बता दूं इसको आपको मैक्सिमम 2 आवर्स देने हैं, ठीक है। 1 आवर्स इसमें आप न्यू करंट अफेयर्स को दे दो और 1 आवर्स डेली रिवीजन के लिए दे दो। तो 2 आवर्स आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स को देना है, 2 आवर्स ऑप्शनल को देना है, 3 आवर्स जीएस को देना है। उसके बाद आपको डेली आपको जो है लगभग 4 आंसर, ठीक है, 4 क्वेश्चन का राइटिंग करना है। ऑलमोस्ट आप समझो आंसर राइटिंग अगर आप 4 क्वेश्चन करते हो तो 1 आवर्स आपको आंसर राइटिंग के लिए स्टार्टिंग फेज में देना ही देना है। आप ये जो जीएस पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड आप देखो प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं
ठीक है। आपको जो प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर अगर आप लोगे तो वो सब्जेक्ट वाइज उस बुक में दिए हुए रहते हैं। कोई भी आप बुक्स ले लो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से, तो आपको जो जो सब्जेक्ट आप कवर करते जा रहे हो तो आपको कितने डेली 4 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप 4 नहीं कर पाते हो, ठीक है, आपके पास टाइम की कमी है, तो मैं बोलूंगा स्टार्टिंग फेज में एटलीस्ट 1 क्वेश्चन डेली आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, 15 मार्क्स वाले। तो उससे क्या है, आपका प्रैक्टिस करने से जो आप पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठेगा। इसके बाद रिवीजन की बात करूं तो 2 आवर्स डेली रिवीजन। ये जो आपने जीएस में 3 आवर्स दिए हैं, ठीक है, इसको आप नेक्स्ट डे रिवाइज करते चलो या वीकली बेसिस पे आप रिवाइज करते चलो। लास्ट वीक का इस वीक और दिस वीक का नेक्स्ट वीक, ठीक है, ऐसे रिवाइज करते चलो। तो आपका जो चैप्टर खत्म होते जा रहा है वो वापस क्या होते जाएगा, रिवाइज होते जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या क्या कवर कर लिया, जीएस कवर कर लिया, ऑप्शनल कवर कर लिया, करंट अफेयर्स कवर कर लिया, आंसर राइटिंग और रिवीजन। लेकिन आप ये जो करंट अफेयर्स कवर करोगे, आपको याद रखना इसमें जो भी मुद्दे आपके जीएस से रिलेटेड आते हैं उनके नोट्स को भी मार्क करते चलो, नोट्स भी बनाते चलो, ताकि आपका जो स्टडी है वो क्या होते चले, बेस क्लियर होते चले। तो आप देखोगे टोटली आपके कितने हो गए, 3 to 5 to 7 8 9 10। ये 10 आवर्स आपको क्या करना है, आपको एक्सपेंड करना है आपकी स्टडीज के लिए स्टार्टिंग में। मतलब आप देखोगे तो आपको ये 10 आवर्स स्टार्टिंग में स्टडी में फेज 1 में देना है। कब से, अप्रैल टू जुलाई। जब आपको ये 3.5 मंथ की हैबिट हो जाएगी स्टडी करने की, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में इतनी हैबिट नहीं हो पाती कि आप 3-3 4-4 घंटे आंसर राइटिंग करो, आप 10-10 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ते चलो, तो इतना नहीं हो पाता है। अभी बहुत लोग बोलेंगे यार मैं जॉब करता हूं तो मेरा ये कैसे हो पाएगा। तो मैंने जॉब करने वालों के लिए इसमें देखिए टाइम बेस भी मैंने डिवाइड कर दिया है। तो अगर मैं जॉब करने वाले लोगों की बात करूं, ठीक है, तो 9 आवर्स की जॉब, ओके। अगर समझो वो कोई ट्रैवलिंग वगैरह जॉब्स है तो 1 आवर्स पकड़ते हैं, ठीक है। मैं 2 घंटे अभी पकड़ लेता हूँ, 2 घंटे ट्रैवलिंग में उनके चले जाते हैं, क्योंकि जो आदमी एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करता है तो उसके लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो 8-8 घंटे ट्रैवल करे। भाई ये नॉर्मल जो जॉब्स करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर सपोज करो वो 1 to 2 आवर्स उनका ट्रैवलिंग में जाता है, उसके बाद उनका 1 आवर समझो रेस्टिंग में चले जाता है, ठीक है, रेस्ट वगैरह लेते हैं कि मेरे को ब्रेक चाहिए 15 मिनट 20 मिनट, या जब पढ़ने बैठते हैं तो वो रेस्ट में चले जाता है कि आप इसके बाद आपका 1 आवर्स आप समझो मॉर्निंग में उठने के बाद जो आपका टाइम एक्सपेंड होता है वॉशरूम का, ठीक है, ब्रेकफास्ट का, वो सब। और 1 आवर्स मैंने आपके समझो जॉब से आने के बाद फूड्स वगैरह और थोड़ा बहुत टाइम का, मतलब आप देखोगे टोटली मैंने 3 आवर्स प्लस 1 आवर्स 4 आवर्स मैंने आपको एडिशनल लंबे लंबे बताए हैं कि जो कि जिसमें आप 1-1.5 घंटे और भी बचा सकते हो, बट मैंने उसको कंसिडर कर लिया। तो टोटल आप देखोगे 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 + 10 कितने होते हैं टोटल, ये 14 आवर्स होते हैं, ठीक है। सॉरी 13 + 10 23 आवर्स, मतलब 1 आवर्स आपके लाइफ में बफर बचा हुआ है, तो उसका आपको जो यूटिलाइजेशन करना है करिए। तो ये मैंने जॉब के हिसाब से बताया, क्योंकि बहुत लोग सोचेंगे कि जॉब के हिसाब से ये टाइमिंग निकाल पाना बहुत टफ है, ठीक है। तो ये जो है वो टाइमिंग ये उस जॉब के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, बट जिसका जॉब वर्क फ्रॉम होम है या नियर बाय घर के ही है तो उनके लिए तो बहुत इनफ टाइम है ये स्टडी करने का, ठीक है। तो ये फेज 1 की बात हुई। अब हम लोग बात करते हैं फेज 2 का। तो अगर हम लोग फेज 2 का बात करते हैं, मैं फेज 2 लिख देता हूं पहले। दूसरा है हमारा फेज 2, ठीक है। फेज 2, अब ये फेज 2 जो है हमारा वो चलेगा, हमारा जो फेज 1 है वो कब खत्म हो रहा है, 31 जुलाई को। तो ये फेज 2 हमारा चालू होगा 1 अगस्त को, ठीक है, आपका जो भी ईयर है उसके हिसाब से। और ये हमारा खत्म कब होगा, 31 दिसंबर को, ठीक है। मतलब ये जो 2023 का ईयर है ये आपको पूरा इसमें क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब फेज 2 में आपको क्या करना है, कितने घंटे की पढ़ाई करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। आपको फेज 2 में टोटल आवर्स कितने पढ़ने हैं। अब देखो ये यही फेज है, फेज सेकंड से आपको जो है टाइमिंग धीरे धीरे क्या करनी पड़ेगी, अपनी सुधारनी पड़ेगी। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जाएगा आपको अपना टाइमिंग जो है बूस्ट करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि आपने लास्ट वीडियो में बताया था कि 7 to 8 आवर्स में भी स्टडी कर सकते हैं, तो वो स्टडी कैसा है, चुनिंदा लोगों के लिए है कि मतलब जिनका बेस क्लियर है और वो सोचते हैं मैं कंटिन्यूअस पढ़ते जाऊं, ठीक है, थोड़ा भी टाइम पास नहीं करना चाहते, वो कंटिन्यूअस पढ़ रहे, तो उनके लिए 7 से 8 घंटे ठीक है।
बट अगर जो चाहते हैं मैं अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर लूं, तो मैं उस बेस पे बता रहा हूं कि उनका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए, एग्जाम पैटर्न भी फास्ट में एग्जाम्स के आंसर भी राइटिंग कर पाए, तो उस बेस पे है। तो आप वो दोनों को इंटरलिंक मत करना, वो तो मैं रेयर केस में बोला हूं कि आप 8 to 10 आवर्स पढ़ के भी क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको क्या है, यहाँ पे अपनी टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी, अगर आप चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छे से कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपके लिए ये क्या है, बहुत जरूरी होता है कि टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं अभी जो बात कर रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि मैं इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर पाऊं, तो आपको यहाँ पे अब फेज 2 में क्या है, टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो फेज 2 जो है मैंने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 मंथ का लिया हुआ है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 मंथ का क्या है आपका फेज 2 रहेगा, ठीक है। अब ये जो फेज 2 है, इसमें ही आपको क्या है, पूरा अपनी पढ़ाई को कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए फेज 1 में, फेज 2 में हम लोग क्या पहला कवर करेंगे, जीएस, ठीक है। अभी भी आप देखोगे मैंने जीएस को जो है 3 आवर्स ही दिया है, ज्यादा मैक्सिमम मैं नहीं खींच कर लेकर गया हूं। जीएस आपको देना है, इसके बाद सेकंड आपको देना है टाइमिंग सीसेट। सीसेट को आपको 2 घंटे क्या करना है, टाइम डेली देना है सीसेट को, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्या करना है, अब आप बोलोगे कि मैं 5 महीने तक सीसेट पढ़ूंगा, नहीं, मैं वो भी आपको बता रहा हूं। ये सीसेट आपको कंप्लीट करना है 3 मंथ्स में, ठीक है। यानी अगस्त में आप चालू करेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये अक्टूबर तक आपका सीसेट क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये 3 मंथ्स में ही आपको कंप्लीट करना है सीसेट। इसके बाद है ऐसे प्रैक्टिस। जैसे ही आपका ये सीसेट खत्म होता है, आपको 2 महीने जो है क्या करना है, ऐसे प्रैक्टिस करना है। ऐसे को आप ये जो 2 आवर्स किसमें दे रहे थे, सीसेट में दे रहे थे, इसमें से 1 आवर्स आप दे दीजिए ऐसे को, और 1 आवर्स जो है आपको सीसेट के रिवीजन के लिए देना है, ठीक है। सीसेट रिवीजन के लिए देना है। इसके बाद हम लोग फोर्थ कवर करेंगे इसमें, ऐसे हो गया। इसके बाद ऑप्शनल। अब ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल हमारा कंप्लीट हो गया तो उसको भूल जाना है, ऑप्शनल जो है उसको रिवीजन करते रहना है। ऑप्शनल को हम लोग डेली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर बहुत ज्यादा आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा स्टडी। आप इसको डेली आप समझिए, डेली नहीं, आप वीकली इसको पढ़ सकते हो। वीक में 1 से 2 बार ही आपको रिवाइज करना है, मैं बोलूंगा एक ही बार कर लो वीक में 4 आवर्स, ठीक है। 4 आवर्स का रिवीजन है। तो ये आपका 4 आवर्स क्या है, किसी भी टाइम में, जैसे आपने ये सीसेट और ऐसे को जो टाइमिंग दिया है, ये 2 दिन आप कवर ना करके आप 4 आवर्स इसमें लगा दोगे, मतलब आप ये 5 दिन पढ़ के आप 2 दिन, मतलब 6 और 7 डेज आप क्या करोगे, ऑप्शनल प्रिपेयर कर लोगे। तो मतलब ये ओवरऑल आप ये तीनों सब्जेक्ट के लिए आपका ये 2 आवर्स ही डेली वेस्ट होगा, वेस्ट नहीं बोल सकते, यूटिलाइज होगा। तो डेली ये आपके 2 आवर्स ही यूटिलाइज होंगे, ठीक है। तो 2 आवर्स ये, 3 आवर्स ये, कितने हो गए, 5 आवर्स हो गए। इसके बाद ऑप्शनल रिवीजन तो मैंने बता दिया। इसके बाद फिफ्थ आपको कवर करना है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। छोटे छोटे प्रीलियम की सीरीज होती हैं, बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। आप जो भी नोट्स पढ़ते हैं या प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर है, आप उनको प्रीलियम्स के उठा लीजिए, जो उसमें जीएस से रिलेटेड है उनको सॉल्व करिए। मैं करंट अफेयर्स की बात नहीं करूंगा उसमें, क्योंकि करंट अफेयर्स आपने वो पढ़ा ही नहीं है। सपोज आप 2016 का पढ़ रहे हो और आपने 2016 का करंट अफेयर्स पढ़ा नहीं है, तो वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैं जीएस से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, और बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है जो प्रैक्टिस सीरीज आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे मिल जाते हैं। तो उनके डेली 1 आवर्स प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। आप जो जो सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, 1 आवर्स इसका प्रैक्टिस करते जाना है। मतलब 1 आवर्स में आप समझो, अगर आप, मैं बोलता हूँ 1 आवर्स में एक क्वेश्चन जो बोलते हैं आप अगर 1 मिनट में करते हो, तो 30 मिनट्स आप 30 क्वेश्चन आप जो है इसके कीजिए, क्या बोलते हैं, जीएस के कीजिए, और 20 क्वेश्चन आप जो हैं आप सीसेट के कीजिए। ये डेली आप एक प्रैक्टिस की हैबिट डाल लीजिए। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा कि स्टार्टिंग में आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। इसके बाद सिक्स्थ जो रहेगा वो आपको, अब यहां से आपको एक काम करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है। यहां से आपको क्या करना है, मेंस आंसर राइटिंग की शुरुआत करनी है। मेंस आंसर राइटिंग आपको डेली 2 आवर्स करने हैं, ठीक है। डेली क्या करने हैं, 2 आवर्स करने हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने देखा हम लोगों ने कितने घंटे राइटिंग किया था, हमने 1 आवर्स राइटिंग किया था। 1 आवर्स में आपके कितने क्वेश्चंस होते हैं, 4 क्वेश्चन आपको करने की स्पीड डालनी है। अभी 2 आवर्स हो गए, ठीक है।
2 आवर्स में अब आपको क्या करना है, ये मैं टाइम कैलकुलेशन सिखाऊंगा कि आपको एक आंसर कितने टाइम में आपको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। तो उसके हिसाब से आप अपनी राइटिंग के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। अगर मैं ओवरऑल अगर मैं बात करूं आपके 2 आवर्स में, तो आपको इतना पकड़ के चलना है कि अगर 10 आवर्स 150 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो 150 मार्क्स के क्वेश्चन को मतलब आपको ये ऑलमोस्ट 7.5 मिनट में सॉल्व करना रहता है, ठीक है। अभी आप बोलोगे ये मैं कुछ ज्यादा ही टाइमिंग बता रहा हूं, बट अगर मैं आपको बताऊं टोटल अपने पास एग्जाम में, ठीक है, 3 आवर्स होते हैं। कितने? 3 आवर्स होते हैं। 3 आवर्स में आपको जो है ऑलमोस्ट नहीं तो भी आप समझिए 250 के 10 क्वेश्चन, यानी ये 2500 हो गए, और 150 के 10 क्वेश्चन, यानी ये ऑलमोस्ट कितने हो गए? 1500 वर्ड हो गए। तो देखा जाए टोटल 4000 आवर्स जो होते वर्ड्स जो होते हैं, ये आपको एक एग्जाम में लिखने पड़ते हैं 3 आवर्स में, ठीक है। 3 आवर्स में आपको कितने? 4000 वर्ड। अब ये 4000 वर्ड का मतलब है हाफ एन आवर आपका क्वेश्चन रीडिंग में चले जाता है, तो मतलब आपके पास बचते हैं टोटल कितने? 2.5 आवर्स। देखिए मैं ये जो बता रहा हूं आपको बेस कैलकुलेशन बता रहा हूं, आपको इससे मिनिमम स्पीड नहीं रखनी है, ठीक है। अभी जो 2.5 आवर्स बचे मैं आपको बता दूं, अब ये 4000, ठीक है, 2.5 आवर्स मतलब अगर बोला जाए तो लगभग 150 मिनट्स, ठीक है। ये 150 मिनट्स में आपको क्या करने हैं? ये पूरे क्वेश्चन डिवाइड कर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मतलब अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट आप समझो 26 वर्ड का आपको मिनिमम स्पीड रखना है इन 1 मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट में 26 की स्पीड रखनी है। तो यहाँ पे हम लोग 2 आवर्स स्टडी करने वाले हैं, 2 आवर्स में 30 मिनट्स निकाल लीजिए, ठीक है। तो कितने बचे? 90 मिनट्स, ओके। तो 90 मिनट्स का मतलब है 90 इंटू 26। तो अभी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ये आपका हो जाएगा लगभग ये आपका हो जाएगा 2340 वर्ड, ठीक है। तो मतलब ये वर्ड की आपको प्रैक्टिस करनी है कि लगभग आपको 2300 से 2400 वर्ड ये 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना है। 2300-2400 वर्ड का मतलब है अगर आप 15 मार्क्स का आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो 15 मार्क्स के हिसाब से 10 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं 1500 वर्ड के, ठीक है। और अगर आप क्या बोलते हैं 750 और एडिशन उसमें कर लो, तो ऑलमोस्ट आप समझ के चलो कि आपको 15 क्वेश्चंस सॉल्व करने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अभी आप बोलोगे कि स्टार्टिंग में हमने 1 आवर्स में 4 क्वेश्चंस लिखा और अभी ये स्पीड डबल से भी ज्यादा हो गया है, मतलब 3 गुना बढ़ गया है। तो मैं आपको बता दूं, आपको एग्जाम देने के लिए मेंस में यही स्पीड चाहिए, क्योंकि अगर आप 1 मिनट में 24 वर्ड मिनिमम लिख पाते हो, तब जाके आप क्या बोलते हैं आप पूरा अपना एग्जाम लिख पाते हो, ठीक है। तो आपको ये स्पीड क्या है ग्रो करनी पड़ेगी, और आपको चाहिए तो आपको सिर्फ 7 मिनट में ये क्वेश्चन 150 वर्ड की हैबिट डालनी पड़ेगी। 7 मिनट में 150 वर्ड, और ऑलमोस्ट आप समझो 10 मिनट में आपको हैबिट डालनी है 200 वर्ड की, और 12 मिनट में आपके 250 वर्ड आपके कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। मैं 12 मिनट भी आपको बहुत ज्यादा बता रहा हूं, तो आपको उतनी गुणवत्ता के क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। आपको जो भी थ्योरी है वो इतने बड़े बड़े नहीं लिखने पड़ेंगे कि आप यहाँ से चालू के यहाँ तक आप सिर्फ भूमिका वगैरह लिख रहे हैं, इंट्रो लिख रहे हैं, नहीं वैसा नहीं। 2-2 लाइन में आप जब आंसर प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको और एक हिंट देता हूं, जब स्टार्टिंग में आप 1 घंटे का क्वेश्चन आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो आप वर्ड्स की काउंट करो, तो आपको समझ में आ जाएगा एक पेज में कितना आंसर राइटिंग आपको करना है उतने वर्ड के लिए। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 1 और 1.25 पेज में आपका 150 मार्क्स का आ जाता है, और 250 के लिए 1.25 पेज जाते हैं, 300 के लिए पूरे 2 पेज जाते हैं, ठीक है। आपको 3 पेज का किसी किसी आंसर में आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो इसका मतलब नहीं पूरे 3 पेज भरने के लिए जाओ, तो उसमें क्या है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये वर्ड्स की तो मैं बाद में बात करने वाला था, बट यहाँ मैंने 2 आवर्स बताया तो इसके लिए मैंने ये क्लियर कर दिया। तो अब आप टोटल देखोगे तो ये 2 आवर्स 3 आवर्स, ठीक है। 3 आवर्स के बाद ये अपने 2 आवर्स 3 to 5 5 3 8,
ठीक है, ये 8 आवर्स हो गए, 2 3 4 5 6 7 3, कैसे 3 3 2 5 ऐसे प्रैक्टिस, ये 2 मैंने इसमें करना है, फिर ऑप्शनल रिवीजन ये 4, 3 2 5 4 9 9, फिर प्रीलिम प्रैक्टिस 10 और 2 12 आवर्स होते हैं। ठीक है, 12 आवर्स होते हैं, बट मैंने यहाँ पे आपको प्रीलिम्स प्रैक्टिस, ऑप्शनल रिवीजन 4 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स ये, 3 2 5 5 4 9 10 11 12, तो ये 12 आवर्स आपका देखोगे टाइम आपका क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया है। तो यहाँ से अब आपको टाइमिंग अपना मैनेज करना चालू करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे आप जो है, ये तो मैंने यहाँ पे 2 दिन के लिए ये किया है, तो ये आप अगर माइनस भी कर देते हो, जो 4 घंटे मैंने बताया ना आपको कि कहाँ पे जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सी सेट के लिए 2 आवर्स दिया हुआ है, तो वहां से आप एडजस्ट कर सकते हो, कहीं से भी टाइम निकाल के, वीक में 2 दिन ही आपको ये करना है। तो ये 4 आवर्स अगर निकाल भी देते हो तो आपको 10 आवर्स ऑलमोस्ट स्टडी करना है। ठीक है, या तो आप ऑप्शनल को 1 घंटे अगर उसमें डिवाइड करके चल रहे हो, तो आप मिनिमम पकड़ के चलो 11 घंटे की आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, 11 घंटे का मतलब क्या हो गया, आप वापस से यही जॉब करने वालों के लैंग्वेज में अगर मैं बता दूं, 9 आवर्स उनका जॉब टाइमिंग हो गया, ठीक है, 2 आवर्स ट्रैवलिंग हो गया, इसके बाद 1 आवर्स फूड का हो गया, 1 आवर्स रेस्ट हो गया, ठीक है, और फिर इसके बाद 2 11 12 13 13 और 11 13 11 24, ये 24 आवर्स उनके कंप्लीट हो गए। तो मतलब यहाँ एकदम उनको टाइम पास कहीं भी नहीं करना है, जॉब से निकले घर पे आए, फिर डायरेक्ट पढ़ाई, कहीं भी उनको टाइम एडजस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। अब उनको चाहिए कि यहाँ पे कहीं पे कटौती करे तो कर सकते हैं वो अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि अगर उनको जॉब पे टाइमिंग मिल रहा है कि वो वहां पे अपना जो है जीएस या सी सेट का कुछ पढ़ सकते हैं, या ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या ऑप्शनल का कुछ रिवीजन कर पा रहे हैं, तो वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने शायद एक चीज छोड़ दिया, इसलिए अपना टाइमिंग यहाँ पे 10 आवर्स जा रहा है करंट अफेयर्स का। ओके, तो ये करंट अफेयर्स का डेली अपने को रिवीजन 1 आवर्स, और 1 आवर्स मैंने पहले ही बताया था, 1 आवर्स रिवीजन, 1 आवर्स क्या है, न्यू जो करंट अफेयर्स है उनको पढ़ते चलना है। तो आप ऑलमोस्ट देखोगे ये 12 आवर्स हो गया, तो 1 आवर्स उनको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा कहीं से भी। तो उनके जॉब पे ये 9 आवर्स में अगर ये 1 आवर्स उनके एडजस्ट हो पा रहे हैं, मतलब ट्रैवलिंग करते टाइम रिवाइज कर लिया, या जो भी उनके ऑफिस में बैठ के उतना टाइमिंग है, तो वहां पे वो क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ये उन पे है। ठीक है, तो हमने पहला क्या देखा, फेस 1 देखा। फेस 1 में क्या क्या करना है, अभी आप बोलोगे ये बोर्ड पूरा भर गया है, तो मैं जैसे जैसे बताते जा रहा हूं, आप पॉज करके वीडियो आप नोट करते जाइए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं फेज 3 की। फेज 3 की बात कर लेते हैं। फेज 3, ठीक है, फेज 3 जो आपका चालू होगा अब ये आपने क्या किया, अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बहुत स्पीड में पढ़ाई की है, बट अभी भी जीएस में बहुत सारे टॉपिक आपके पेंडिंग रह जाएंगे। ठीक है, तो फेज 3 में आपका जो टाइमिंग चालू होगा वो 1 जनवरी 2024 से चालू होगा। ये आप कब तक करोगे, 31 मार्च। ये फेज को आपको सिर्फ 3 ही महीने करना है। ठीक है, फॉलो करना है ये फेज को। तो इसमें हम लोग टोटल आवर्स देंगे। अभी आप बताइए टोटल आवर्स कितने दोगे, आप कमेंट करो फटाफट। ठीक है, तो टोटल आवर्स आप इसके लिए कितना दोगे, तो मैंने जैसा बताया कि आपको फेज 1 से फेज 2 में जाने के बाद आपको एक टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी, फेज 2 से फेज 3 आपको क्या है, धीरे धीरे अपने टाइमिंग को इंक्रीज करते चलना है, क्योंकि जब तक आप अपने टाइमिंग को इंक्रीज नहीं करेंगे तब तक आपका ये एग्जाम हो पाने वाला नहीं है। ठीक है, तो पहला हम लोग देख लेते हैं जीएस आपका क्या करना है। इसमें जीएस जो अभी पेंडिंग है उसको भी कंप्लीट करते चलना है। तो समझो जीएस के लिए आपको 3 आवर्स चले गए, फिर सेकंड आपको यही जो पुराने जीएस पढ़े हैं उनको आपको रिवीजन करते हुए चलना है, 2 आवर्स हो गए। ठीक है, इसके बाद तीसरा आपको सीसेट जो आपने पढ़ा है, आप सीसेट जो आपने 3 महीने पहले ही खत्म कर दिया था उनको 1 आवर्स का रिवीजन देना है। ठीक है, फोर्थ आपका हो गया जो करंट अफेयर्स न्यू है, प्लस जो आपने पुराने पढ़े हुए हैं उनको रिवाइज करते चलना है।
तो इसके लिए भी आपको ऑलमोस्ट समझो आप इसको 2 आवर्स दे सकते हो, ठीक है। मैं तो बोलूंगा कि अभी आप इसको 3 आवर्स दो, ओके। पुराने करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए आप 2 आवर्स दो और नए के लिए 1, मतलब टोटल कितने हो गए 3 आवर्स आप यहाँ पे दो, ठीक है। फिर फिफ्थ आपका आप यहाँ पे ले सकते हो जो प्रीलियम्स प्रैक्टिस, ठीक है। प्रीलियम्स प्रैक्टिस मोर इंपॉर्टेंट है, तो प्रीलियम प्रैक्टिस भी करते चलो। यहाँ पे ये 2 आवर्स इसमें जाएगा आपका। अभी 1 आवर्स आप मतलब 1 आवर्स में टोटल आपके कितने 120 मिनट्स हैं। तो मैं बोलूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा जितना क्वेश्चन होता है आप क्या करो 45 मिनट्स आप सी सेट को दे दो, 1.25 आप जो है जीएस को दे दो, ठीक है। इसके बाद सिक्स्थ आपका जो है मेंस आंसर राइटिंग, इसको आपको करते चलना है, इसको आपको बंद नहीं करना है, ठीक है। अब ये जो मेंस आंसर राइटिंग है आपको मार्च तक प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप बोलोगे यार मार्च तक फिर उसके बाद तो प्री का एग्जाम रहेगा, फिर क्यों प्रैक्टिस, क्योंकि यही आंसर राइटिंग आपको आगे जाके काम आने वाली है। और आप जो भी आंसर राइटिंग कर रहे हो उससे रिलेटेड जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आपने जब उसको राइट किया है तो इजीली याद हो जाएगा। तो आपको ये 2 आवर्स देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 2 4 4 3 7 8 9 10 और 3 13 आवर्स, ये अभी आपके आवर्स बढ़ गए हैं, ठीक है। अब जॉब करने वालों के लिए अगेन एक प्रॉब्लम है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। उनके पास 9 आवर्स जॉब के, 1 आवर्स फूड एंड फ्रेश के, 2 आवर्स ट्रैवलिंग के, ठीक है। और हमने क्या इसमें लिया था जॉब के आवर्स, 2 आवर्स ट्रैवलिंग, 1 आवर्स फूड एंड फ्रेश। तो ये कितने हो गए 9 10 11 12 12 23 25 आवर्स हो रहे। तो मतलब यहाँ पे भी उनको 1 आवर्स कम पड़ेंगे, वहां पे भी 1 आवर्स कम थे, यहाँ पे भी 1 आवर्स। तो जो जैसा उसने एडजस्टमेंट उसने आप लोगों ने जॉब करने वाले ने फेज 2 में किया था, वही एडजस्टमेंट उसको यहाँ पे करके चलना पड़ेगा। बस यहाँ पे उसको क्या है अपनी टाइमिंग कम करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट समझो अगर पुराने ही रूल से चल रहा है तो 2 आवर्स निकालने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से वो जो भी है वो करंट अफेयर्स और सीसेट के रिवीजन में ही टाइमिंग निकाल पाएगा, या बहुत सारे एप्लीकेशन पे जो आंसर प्रैक्टिस होते हैं वो क्या होते हैं ऑनलाइन के माध्यम से होते हैं। तो ये प्रीलियम प्रैक्टिस ऑनलाइन करके वो अपने टाइमिंग ये 2 आवर्स निकाल सकता है। देखिए एक जॉब करने वाले के लिए ये बहुत टफ एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि उसको जॉब भी करना है, तैयारी भी करना है, तो दोनों काम देखना पड़ता है। तो यहाँ पे वो क्या है 13 आवर्स आपको मैनेज करना पड़ेगा फेज 3 में। तो अब आप पहुंच गए मार्च में, अब एग्जाम आपका आने के लिए लगभग 2-3 महीना है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं फेज 4। देखिए मैंने अभी तक आपको एक भी टाइम टेबल ऐसा नहीं बताया है कि जो आपकी रणनीति जो है आप क्या होना चाहिए फिक्स होना चाहिए, ठीक है। मैंने फेज वाइज बताया हुआ है कि कब क्या कैसे किस चीज की तैयारी करें। अगर हम लोग फेज 4 में देखें, ठीक है, फेज 4 ही जो है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि जॉब करने वालों के लिए, बाकी जो जॉब नहीं करते हैं वो रेगुलर कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो उतना टफ नहीं है, बट जॉब करने वालों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब क्या होता है एग्जाम आने की टाइमिंग हो जाती है। मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर दूं एग्जाम्स का, ताकि आपको क्या हो जाए कि जब मैं आपको ये बातें बताऊं तो आपको ध्यान में रहे। मैंने ये जो पूरा आपको फेस बना के बताया है, जो मैंने फेस अपना फेसिंग चालू किया एग्जामिनेशन का, वो करंट डेट से, जो आज से मैंने ये डेट आपको बताया, बट आज क्या है डेट, आज है 15 अप्रैल, ओके 2023, ओके 15 अप्रैल है। बट मैंने जो आपको फॉरकास्टिंग किया है वो लास्ट ईयर जो डेट एग्जाम्स के आए हुए थे प्री के और मेंस के, मैंने उसके हिसाब से कंसीडर किया है। तो लास्ट ईयर का जो प्री का डेट था, ठीक है, जो प्री का डेट था एग्जामिनेशन का वो था 5 जून 2022, और रिजल्ट आया था आप देखोगे तो 22 जून, ठीक है। इसके बाद ये रिजल्ट आ गया, इसके बाद आप समझो ये 5th के बाद अब देखिए मेंस का कब रिजल्ट एग्जाम अनाउंस होता, मेंस का एग्जाम कब होता है आपका, ये 16 से चालू होता है, 16 17 18 19, ठीक है। उसके बाद 19 को नहीं था, 24, ओके, देन 25th लास्ट एग्जाम था, मतलब GS 1 2 GS 3 4, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे आपका
ऑप्शनल 1 2, तो ऐसे करके फिर इसके बाद पेपर 1, पेपर ए, पेपर बी जो आपका लैंग्वेज का था, ये पूरा ये 5 दिन में डिवाइड था। तो मतलब आप पकड़ के चलिए ये 16 सितंबर, ठीक है, आपका मेंस का डेट है, और आपका जो प्री का डेट है वो 5 जून का है, ठीक है। तो आपका जो फेज 3 खत्म हुआ 31 मार्च खत्म हुआ, तो वहां से मार्च खत्म, आपका अप्रैल मई, यानी 2 महीने बचते हैं आपके पास प्री की कंप्लीट तैयारी के लिए। कितने महीने? 2 महीने बचते हैं प्री की तैयारी के लिए। अब प्री के एग्जाम के बाद अगर समझो आप प्री का रिजल्ट कब आता है आपका 22 जून को, तो अभी क्या करना है? प्री का रिजल्ट का वेट करना है, पढ़ाई बंद नहीं, आपको क्या करना है? नेक्स्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन 6 जून, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं करना है कि आपको पढ़ाई एकदम बंद कर देनी है, नहीं। 6 जून से आप ये पकड़ के चलो, अगर आपने एग्जाम अच्छे से दिया, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको मैंने जो टाइम टेबल बताया उस हिसाब से पढ़ाई की हो, तो आपको क्या करना है? 6 जून से वापस से स्टडी चालू कर देना है, किसका? फेज 4 का। और फेज 4 में अभी जो बताऊंगा उस हिसाब से आपको रणनीति बनानी है, ठीक है। तो फिर इसके बाद जब आपका प्री आपने दे दिया एग्जामिनेशन 6 जून से लेके 6 जून कंप्लीट पूरा मंथ, जुलाई, ठीक है, अगस्त और सितंबर का हाफ मंथ, अप्रॉक्स आपको 3.5 मंथ मिले, ठीक है। अगर मैं राउंड फिगर में मानूं तो 3 मंथ्स आपको क्या हुआ है? पूरा मिला हुआ है स्टडी करने के लिए, ये आपका मेंस के लिए। तो आप इतना टेंशन मत लो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि जो प्री में सब्जेक्ट नहीं है वो नहीं पढ़ना है, एथिक्स वगैरह। तो आप समझ लीजिए ये आपको 3 मंथ्स मिलते हैं। अगर आपने जो टाइम के हिसाब से जीएस और बाकी सबको, करंट अफेयर्स को काफी अच्छे से स्टडी किया है, तो आपको ये 3 मंथ्स इनफ है, ठीक है, आंसर राइटिंग के लिए और प्रैक्टिस के लिए। तो अब आपको ये फेज 4 में क्या करना है उसकी बात करते हैं। मैंने आपको ये टाइमिंग बता दिया कि मैंने ये कंसीडरेशन किस बेस पे लिया है, ओके। तो अगर हम लोग फेज 4 में बात करें, तो अब आपका क्या है? प्रीलियम्स तो खत्म हो गया, ठीक है। अब आप समझ रहे हो प्रीलियम्स आप पास हो जाओगे, तो आपको पहला क्या करना है? जीएस जो आपका बचा हुआ है, ठीक है, उसको स्टार्ट करना है। उसके लिए आपको कितना देना है? 3 इयर्स। और ये 3 इयर्स आप समझ के चलो मैक्सिमम 1.5 मंथ में आपको वो पूरा पढ़ के खत्म कर देना है जो आपने छोड़ा हुआ है, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एथिक्स, ठीक है। एथिक्स के लिए पेपर 4 आता है, लेकिन उसके लिए कोई एक सिलेक्टेड बुक्स नहीं है। मैंने आपको बताया कि पुराने ईयर्स के पेपर और जो बहुत सारे दार्शनिक लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, ठीक है। किसी एक का आप स्टडी करना चालू करो, पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर, और अपनी बौद्धिक क्षमता को डेवलप करो, तो एथिक्स का पेपर आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो जीएस का जो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है पेपर 1 2 3 4 में से, और जो मैंने राष्ट्रीय लेवल पे जो सब कुछ बताया था सुरक्षा संबंध से रिलेटेड, जो हम लोगों ने छोड़ दिया था लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, वो सबको यहाँ पे कंप्लीट करना है 1.5 मंथ में। सेकेंड, अब आपने जो भी पहले के जीएस पढ़े हैं उनको क्या करना है? रिवीजन चालू कर देना है, ओके। आपको ये सब रिवीजन क्या करने हैं? चालू कर देने हैं। तो आप ये रिवीजन के लिए आपको समझो 3 इयर्स देने ही देने हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? 3 इयर्स। 3 इयर्स कितने? 6 इयर्स हो गए, ठीक है। इसके बाद थर्ड आपको क्या करना है? जो करंट अफेयर्स हैं, देखो मैंने क्यों बोला था कि आप आंसर राइटिंग करते चलिए, पुराने पेपर देखते चलिए। अब यहां आपको फेज 4 में वो हेल्प होगा, आपका दिमाग कितना काम करने लगेगा कि कौन से करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो एग्जाम में आपको किससे रिलेटेड पूछेगा? एनवायरमेंट से रिलेटेड हो गया, ठीक है। मतलब अभी समझो जैव विविधता से रिलेटेड कोई आपने कुछ जीएस में पढ़ा था तो उससे रिलेटेड पूछ लेगा, जीआई से रिलेटेड पूछ लेगा, ज्योग्राफी में पर्यावरण से रिलेटेड पूछ लेगा। तो ये सब चीजें आपकी बुद्धि पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको नोट्स बना के रखते जा रहे हो। तो अब ये आपका जो आपने करंट अफेयर्स के नोट्स वगैरह सब कुछ बनाए हैं, उसको 2 आवर्स आपको रिवाइज करना है। क्यों रिवाइज करना है मैं उसके लिए भी बताऊंगा, क्योंकि आप सोचोगे अभी तो हमारा GS1 GS2 GS3 GS4 ही बचा है, तो उसमें करंट अफेयर्स की क्या भूमिका है कि वापस हम लोग 2 घंटा दे। तो करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए पेपर 1 पेपर 2 के लिए, उसकी भी बात मैं वापस से करूंगा। तो चलिए मैं यहीं पे बता देता हूं ताकि आपका माइंड जो है कंफ्यूजन हट जाए। तो करंट अफेयर्स पेपर 1 मतलब GS1 आप समझो, और पेपर 2 GS2, ये दोनों पेपर में करंट अफेयर से ही रिलेटेड आपके मुद्दे बन के आते हैं। ये ऑलमोस्ट अभी तक देखा गया है 300 मार्क्स तक का आता है।
अब आप समझो 500 मार्क्स में 300 मार्क्स जो होते हैं यही सब मुद्दों से जुड़े होते हैं। अगर आप एकदम खराब कंडीशन में भी देखोगे तो 200 मार्क्स आपसे इससे रिलेटेड आ जाते हैं। तो अभी आप सोच लो जीएस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीएस को निगलेक्ट करते हो, इग्नोर करते हो, टाइमिंग नहीं दे पाते हो तो आपको कितने मार्क्स आपके रिस्क में चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको जीएस क्या करते रहना है, रिवीजन करते चलना है। ठीक है, सॉरी एक गलती हो गई, मैंने ये फेज 5 आपको पहले बताना चालू कर दिया। प्री का जो 15 दिन का फेज था वो मैंने तो कंसीडर किया नहीं। ओके, तो हम लोग फेज 5 देख लेते हैं। फेज 5 मैंने कब से बताया था आपको, इसके बाद में जो बीच का वो डेट बच गया उसकी बात कर लूंगा। 6 जून से ये कब तक आपको पढ़ना है, आपका एग्जाम कब चालू होता है, ये सितंबर, ऑलमोस्ट समझो आपका सितंबर कब से चालू होगा, 14 सितंबर से। ओके, 14 सितंबर से। तो आप 16 से चालू होता है, 14 पकड़ के चलते हैं, तो ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब ऑलमोस्ट 3.5 मंथ है आपके पास। तो ये अभी हम लोग आ जाते हैं किस पे, ये हम लोग ने जीएस रिवीजन चालू हो गया अपना, जीएस ये हो गया। इसके बाद ऐसे प्रिपरेशन करना है आपको। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ऐसे प्रैक्टिस, ऑप्शनल राइटिंग, ऑप्शनल को भी राइटिंग करते चलना है, और आपका जो है ऑप्शनल हो गया, ऐसे हो गया, और मेंस आंसर राइटिंग सेकंड। ये तीनों के लिए आपको ऑलमोस्ट आप समझो 3 आवर्स देने हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे ये सिंगल डे में 3 आवर्स हम लोग कैसे दे सकते हैं, तो मैं बता देता हूं आपको। ऐसे के लिए आपको 2 डेज देना है, ओके, इन अ वीक। इसके बाद ऑप्शनल के लिए आपको क्या करना है, 2 डेज देना है इन अ वीक, और आपका जो मेंस है उसके लिए क्या करना है, 3 डेज देना है इन अ वीक। ठीक है, आप इसको रोट कर सकते हो जैसा आपका ऑप्शनल है। अगर आपका ऑप्शनल समझो ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको टफ गिर रहा है, तो इसको 3 डेज कर दो, इसको 2 डेज कर दो, तो इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, तो जैसा भी आपका जो इजी हो पाता है आप उसके हिसाब से इसको क्या करते चलो, टाइमिंग देते चलो। तो मतलब आपको ऑलमोस्ट कितने देने हैं, ये 3 घंटे देने हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट के लिए। तो इनको ऐसे प्रैक्टिस, ऑप्शनल राइटिंग, मेंस राइटिंग, मतलब एक कोई भी पेपर जो है आपको क्या करना है, लिखना है। ऐसे प्रैक्टिस में आपको मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्या है 250 मार्क्स का आता है आपका। अगर प्रैक्टिस अच्छे से रहेगा, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, उस पर लिखने की कोशिश करो, तो उससे क्या है आपका जो दिमाग है वो फास्ट डेवलप होगा। तो इसलिए ऐसे प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। जो लोग ऐसे प्रैक्टिस करके नहीं जाते उनको ये प्रॉब्लम फेस होना पड़ता है। आप चाहिए तो एक ही ऐसे प्रैक्टिस करो, 2 मत करो। बट मैं बोलूंगा अगर 2 ऐसे प्रैक्टिस की अगर आप हैबिट डालोगे तो एग्जाम में भी वो हैबिट बनी रहेगी। ठीक है, इसके बाद ये हो गया, ऐसे प्रैक्टिस हो गया, आपका मेंस हो गया। ठीक है, प्लस ये मेंस राइटिंग, और एक मेंस का राइटिंग जो है आंसर राइटिंग, वो आपको डेली करना है। ठीक है, डेली एक मेंस आंसर राइटिंग डेली करना है, यानी 3 आवर्स ये, 3 आवर्स ये, 6 आवर्स की डेली आंसर राइटिंग आपकी होनी चाहिए ये। क्योंकि पेपर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, मेंस लिखना बड़ी बात नहीं है, मेंस पेपर को कंप्लीट करना बड़ी बात होती है, और बहुत लोगों के मेंस के पेपर छूट जाते हैं, इसीलिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो 6 आवर्स की आपकी राइटिंग मस्ट है। आप जितना लिखेंगे 6 आवर्स, उतना ही आपका क्या होगा, पेपर लिखने की क्षमता डेवलप होते जाएगी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही हैबिट डालने के लिए बोला, ताकि आपका जब एंडिंग में जाके वो हैबिट एकदम अच्छे से हो जाए। तो हम लोग ने जीएस को ले लिया। ठीक है, ऑप्शनल रिवीजन, करंट अफेयर्स हो गया, ऑप्शनल रिवीजन भी हमको करते चलना है साथ में। ठीक है, ऑप्शनल रिवीजन के लिए अगर मैं बताऊं आपको, तो अभी ऑप्शनल राइटिंग हो गया, ऑप्शनल रिवीजन के लिए भी आपको 2 आवर्स डेली के देने हैं। ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहां देखोगे जब ये 1.5 महीने में आपका ये खत्म हो जाएगा, तो ओवरऑल बाकी जो 1.5 महीने बचे, तो आपके जीएस के लिए टोटल रिवीजन के लिए कितने आवर्स हो जाएंगे, 6 आवर्स रिवीजन के लिए हो जाएंगे। ओके, 6 आवर्स रिवीजन आपका जीएस हो गया। ऑप्शनल कितने आवर्स का हो गया, 2 आवर्स का रिवीजन हो गया। और इसके बाद करंट अफेयर्स कितना है, 2 आवर्स का रिवीजन, ये मोटा मोटा हो गया।
और 6 आवर्स आपका क्या है, आंसर राइटिंग। ठीक है, 6 आवर्स आपका आंसर राइटिंग, 6 to 8 to 10 एंड 16 आवर्स ये हो रहा है। ठीक है, ओके ओके तो ये 16 आवर्स टोटल आपके बन रहे हैं। बट अगर आपको ये टाइमिंग 16 आवर्स बहुत मैनेज, क्योंकि देखिए क्या होता है, एग्जाम देने के लिए आपके पास 3 ही महीने बचे हुए हैं। ठीक है, तो 3 महीने में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। अगर आप बोलोगे ये टाइमिंग आपको उतना सुटेबल नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मेंस राइटिंग में एक ही रखो। यहाँ पे कोई जो ये 3 घंटे हैं, आप ये सबको क्या कर दो, ऐसे राइटिंग को 1 डे कर दो, ऑप्शनल राइटिंग को आप 2 डेज कर दो। ओके, मेंस राइटिंग ये 2 दिन रखो, तो 3 2 2 2 4 1 5 हो गया, 5 दिन ये हो गया। और करंट अफेयर्स को इसमें आप कवर कर लो, या तो ऑप्शनल को इसमें कवर कर लो 2 दिन। तो ये आपके ऊपर चॉइस है, मैंने बता दिया आपको कैसे कवर करना है। तो ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलिए, यहां अगर आप मेंस प्री क्वालिफाई कर जाते हो, मेंस में एंटर करते हो, तो आपको 15 to 16 आवर्स पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। देखिए, आप स्टडी कम कर सकते हो। स्टडी में आप कम कैसे कर सकते हो, जीएस के लिए आपने 3 आवर्स दिया, उसी में रिवीजन कर रहे हो, उसी में पढ़ रहे हो। ठीक है, आपने करंट अफेयर्स को रिवीजन का टाइम नहीं दिया, 1 आवर्स दिया। उसके बाद ऐसे आपने प्रैक्टिस किया ही नहीं, तो 3 और 3 1 4। ठीक है, और आपने आंसर राइटिंग चलो कर लिया, कोई भी एक करते गए, 3 आवर्स वो भी आपने कर लिया, 3 3 6 6 7। ऑप्शनल रिवीजन आपने 2 आवर्स कर लिया, 7 to 9 9 10 11 आवर्स में आपका ये पोर्शन वैसे भी चलते रहेगा। बट यहाँ प्रॉब्लम आती है जॉब करने वाले लोगों को। तो ये जॉब करने वाले लोगों को ये एक्स्ट्रा आप समझो 11 घंटे ही निकल पा रहे थे, 12 घंटे कैसे भी मैनेज कर रहे थे। बाकी के जो 3-4 घंटे वो कैसे मैनेज करेंगे, वो या तो 3 महीने के लिए हाफ नोटिस पीरियड पे जॉब करे कहीं पे। ठीक है, फुल टाइम में जॉब करने के लिए उनको डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये तो उनके ऊपर है कि वो जॉब क्विट कर देते हैं या कैसे पढ़ते हैं। बाकी 10 आवर्स में बस यही है कि आप कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, वरना बिना प्रैक्टिस किए पेपर छूट जाता है। तो आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, बाकी आप वो 10 आवर्स से आप अपनी टाइमिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैसे एग्जाम देना है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको एग्जाम कैसे देना है। अब अपना जो फेज 4 बचा था, हम लोग फेज 4 एक बार देख लेते हैं, प्री एग्जाम के पहले। मतलब फेज 4 में देखा जाए, फेज 4 तो प्री एग्जाम के पहले की अगर हम लोग बात करें, तो मतलब ये आपका हो गया 1 अप्रैल टू, ठीक है, ये कब तक आपका एग्जाम चालू हुआ था, 5 जून। तो आप समझो 4 जून तक का क्या टाइम टेबल होना चाहिए। 3 जून लेकर चलते हैं, अप्रैल मई जून, मतलब लगभग 2 महीने का हम लोग टाइम टेबल देख लेते हैं। आपको ये 2 महीने क्या तैयारी करना है। तो अगर मैं ये 2 महीने बात करूं, तो अभी आपका जो है प्री का एग्जाम आपका देना है। ठीक है, एग्जाम नजदीक आ गया है, तो अभी मैं नहीं बोलूंगा कि मेंस की आंसर राइटिंग अभी प्रैक्टिस करते रहो। मेंस का आंसर राइटिंग मैं बोलूंगा आपको बंद कर दो, क्योंकि अभी आपको पूरा फोकस किस पे करना है, प्री। यानी एग्जाम के 2 महीने पहले 100% आपको फोकस सिर्फ प्री पे करना है। तो आप प्री के फोकस पे आप क्या करोगे, जीएस रिवीजन करो। ठीक है, जीएस रिवीजन करो। ये लगभग आप 6 घंटे आप टाइमिंग जीएस को दो। जीएस रिवीजन में क्या है, आपके जो बोलते हैं ना मल्टी सिलेक्शन क्वेश्चंस है, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन वाले हैं, और आपके जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उनको रिवीजन करो। ठीक है, दूसरा आप इसमें काम क्या करो, करंट अफेयर्स को टाइमिंग दो, करंट अफेयर्स को 3 आवर्स। ओके, क्योंकि अब आपका एग्जाम नजदीक आ गया, करंट अफेयर्स की बहुत भूमिका है, क्योंकि करंट अफेयर्स प्री में मैंने आपको बताया 25 से 30 क्वेश्चन तो आपके आ ही जाते हैं मिनिमम। तो आपको इस 3 आवर्स को इसमें देना है। ठीक है, मतलब आप जितना टाइमिंग है 100% में डिवाइड कर दिए, तो ये 9 आवर्स आपने जो भी रिवीजन के लिए दिया है वो 100 मार्क्स के हिसाब से आपने डिवाइड कर लिया है। तो 6 आवर्स आपको क्या देना है, जीएस को देना है, 3 आवर्स आपको क्या देना है, करंट अफेयर्स को देना है। इसके बाद तीसरा आप क्या करो, अभी देखिए सी सेट बहुत लोग आजकल क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उनका प्री बहुत अच्छा गया रहता है, लेकिन सी सेट की वजह से उनका वो पेपर नहीं चेक होता है, तो बेचारे बहुत निराश हो जाते हैं। तो अभी सी सेट से आपको मजाक नहीं करना है, सी सेट को 2 आवर्स आप क्या करो, रिवाइज करो कि सी सेट भी आपका अच्छे से हो जाए। इसके बाद आप क्या करो, 4th में अभी ये टोटल अपने कितने आवर्स हुए, 6 3 9 10 11 आवर्स हो गए। मैं बोलूंगा कि अगर देखो यहाँ पे आप रिवाइज जो करते चल रहे हो, ठीक है,
यहाँ पे अगर आप 1 घंटे अपने बचा लो, ठीक है, 5 आवर्स रिवाइज करो, 3 आवर्स आपके करंट अफेयर्स के हो गए, तो प्रीलियम प्रैक्टिस ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने घंटे कर पाते हो। अगर आप पूरा पेपर दे पाते हो तो पूरा पेपर दो। तो अभी अपने पास टाइम कितना हो गया, ये 10 आवर्स हो गए। अगर आप समझो आप जॉब नहीं करते हो तो आप ऑलमोस्ट डेली के 2 पेपर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जॉब वगैरह करते हो तो डेली के 2 क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो, मतलब 3 आवर्स आपको इसमें देने पड़ेंगे। तो अगर मैं मोटा मोटा पकड़ू तो आपको 12 to 13 आवर्स कहाँ पे देने हैं, प्री के लिए देने हैं। मतलब 12 से 13 घंटा आपको प्री में देना ही देना है 2 महीने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने ये फेस वाइज बात कर लिया है कि फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4 में कैसे अपने टॉपिक्स को कवर करना है। अगर इन टॉपिक्स में आपको लग रहा है मैंने कुछ छोड़ दिया है तो आप वो मुझे मतलब कमेंट कर देना, तो मैं उस टॉपिक पे भी जब कोई भी लेक्चर लूंगा तो उसमें वो कवर कर लूंगा। बाकी मैंने ये फेस वाइज बता दिया है कि आपको किस फेस में क्या कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये फेज वाइज आप पढ़ते जाओ, मे बी आप ये पूरा मैं बोलता हूं आप डेफिनेटली आप क्या कर जाओगे, क्वालिफाई कर जाओगे। बस यही है, जो आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करो, जो रिवाइज कर रहे हो उसको लिखते चलो और किसी भी चीज को छोड़ो मत। और एक चीज याद रखना है, जैसे आपका 5 जून को एग्जाम है, ठीक है, तो इस एग्जाम से 1.5-2 महीने पहले तक, यानी अगर मैं बात करूं जून, तो अप्रैल तक के ही करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। मई जून के नए करंट अफेयर्स मत तैयार करो, उतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। कुछ एकदम एक्सट्रीम आ गया जो न्यूज में काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहा है तो उससे रिलेटेड मुद्दा पढ़ लो, बाकी कुछ भी पढ़ने की उतना जरूरी नहीं है। अगर समझो आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो तो 2022 टू 2023 टू 2024, ठीक है, यहां पे आप समझो जैन से ले लो तो भी चलेगा, अप्रैल से लेते हो तो भी चलेगा, जैन से ले लो, जैन से लेके अप्रैल, ठीक है। ये जैन टू अप्रैल 2024 तक का आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर्ड करो। मैं 100% बोलता हूं आपका एग्जामिनेशन अच्छा चले जाएगा। इससे पुराने में ना के बराबर पूछता है, अगर वो भी पूछ लिया तो एक आध क्वेश्चन भले आ गए उड़ते हुए कि किसी टॉपिक से इंटरलिंक हुआ, बट ना के बराबर पूछेगा अभी तक जो मैंने स्टडी रिसर्च करके देखा है। बट वो 2 साल के करंट अफेयर्स में आपसे ज्यादा पूछेगा 2024 टू 2024, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ये 2022 टू 2023 का अभी अगर तैयारी करने बैठो तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं दृष्टि के, ठीक है, दृष्टि का जो है सालाना मतलब वार्षिक, ठीक है, वार्षिक करंट अफेयर्स पे इनकी बुकलेट आती है। उस बुक में पूरे ईयर के जो भी करंट अफेयर्स रहते हैं, ज्वलंत मुद्दे रहते हैं, उन सबका कवरेज दिया हुआ रहता है। 1 साल का वो पढ़ लो। और अभी से मासिक पत्रिका प्लस जो दृष्टि आईएएस की बुक्स है, मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको समझा देता हूं प्री के लिए आप कितना पढ़ो, मेंस के लिए कितना पढ़ो, तो आपको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा कि क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देख लिया, रणनीति का पहला पार्ट देख लिया, टाइम टेबल पहले बना के चलना है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीजें कितनी पढ़नी है, ठीक है। तो हम लोग उसको देख लेते हैं एक बार। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या करना है हमको, व्हाट टू डू एंड हाउ, क्या करना है और कैसे करना है ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमको पहले क्या करना है, जो पहला काम, जो जीएस प्लस आपका जो जीएस है प्लस करंट अफेयर, इसको क्या करना है, क्लब करके पढ़ना है। क्लब का मतलब क्या हो गया कि जो भी करंट अफेयर्स में टॉपिक आते हैं, ये मैं अभी फिलहाल के लिए प्री की ही बात कर रहा हूं, करंट अफेयर्स के जो भी टॉपिक एग्जाम में आ सकते हैं और जो करंट अफेयर जीएस से इंटरलिंक होता है उसके नोट्स बनाते चलो, उसको पढ़ते चलो। उन टॉपिक को आपको डेली पढ़ना है, एक भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, फेस वाइज बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लिया है उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को स्टार्टिंग के 3 to 4 मंथ में आपको क्या करना है, कंप्लीट कर देना है। मतलब लास्ट के लिए पूरा मत रखो, क्योंकि बहुत लोग हैं उसको क्या रहता है, धोकर लेकर जाते हैं लास्ट तक और लास्ट में वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, फिर उनका पेपर अच्छा नहीं जा पाता। क्योंकि ऑप्शनल, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑप्शनल और ऐसे कितना अहम भूमिका निभाते हैं आपके सिलेक्शन पे, तो इसके लिए इनको इग्नोरेंस में रख के नहीं चलना है, ठीक है। तीसरा, जो टॉपिक आपके किसमें नहीं है, मेंस में है,
ठीक है, और प्री में नहीं है उनको नहीं पढ़ना है। ठीक है, प्री के एग्जाम के पहले नहीं पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि एक एक बार पढ़ लूं तो एक बार आप पढ़ के रख दो, रीडिंग करके रख दो, उनको ज्यादा समझने के लिए मत जाओ, क्योंकि उनका प्री में नहीं पूछता। अब आप पूछोगे कि जो लोग लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके लास्ट वीडियो भी चेक कर लो, बट फिर भी मैं एक बार वापस बता देता हूं वो टॉपिक क्या है, ताकि आपको पता रहे। तो जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में प्री में नहीं पूछता है। ठीक है, इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर तीसरा आपका हो गया एथिक्स, चौथा हो गया है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है। इसके बाद पांचवा हो गया है आपका गवर्नेंस एंड सोसाइटी जस्टिस, सॉरी, हाँ, और गवर्नेंस। तो ये एग्जाम से ना के बराबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में आपको प्री के टाइम नहीं प्रिपेयर करना है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो वो क्या करते हैं, ये भी चैप्टर्स को पढ़ते ही रहते हैं, प्री के टाइम भी एक दिन पहले भी पढ़ते ही रहते हैं कि एग्जाम में शायद पूछ ले, बट एग्जाम में अभी तक तो नहीं पूछता है। ठीक है, ना के बराबर पूछा है। तो ये सब आपको, एथिक्स तो आपको ही पता है, एथिक्स मेंस का सब्जेक्ट है, तो ये तो आपको 100% नहीं पढ़ना है। तो बाकी डिजास्टर से रिलेटेड कोई, अगर समझो क्या बोलते हैं, संसद में कुछ कानून बन गया जो इमारतों से रिलेटेड, बाकी सब चीजों से रिलेटेड, तो कानून पूछ सकता है, बट जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स नहीं पूछता है। तो इसको आप अगर छोड़ दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपका क्या होगा, जो सिलेबस है वो छोटा हो जाएगा थोड़ा आपके लिए। ठीक है, इसके बाद जो आपका लास्ट का, ठीक है, मतलब जैन से, मैंने क्या बताया, जो जैन से लेके जून तक का मंथ है, उसमें आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स पे मैंने फोकस बढ़ा दिया है। ठीक है, तो आपको फोकस क्या करना है, ज्यादा करना है करंट अफेयर्स पे, क्योंकि करंट अफेयर्स में 30 to 35 मार्क्स, मिनिमम 25 मार्क्स के तो आपको क्वेश्चन बनते ही हैं। तो 35 मार्क्स तक के आप क्वेश्चंस क्या करते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा है तो आपका 15-20 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है आपको 100% आ जाता है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। बाकी जो 15 क्वेश्चंस बचते हैं उसको आप एलिमिनेट करके आप क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो आप सोच सकते हो 70 क्वेश्चन में से ही आपको क्या रहता है, मतलब 140 मार्क्स में से ही अगर आप ओपन कैटेगरी में हो तो 100+ लाना है, जो कि एक टफ हो जाता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग ये देखें तो दूसरा आपको क्या करना है कि ऑलमोस्ट आपको क्या करने हैं, 3000, ठीक है, 3000 प्री के जीएस प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस क्या करने हैं, एग्जाम देने से पहले सॉल्व करके जाने। 3000 क्वेश्चन, ठीक है, 3000 आप समझ सकते हो एक पेपर में कितने आते हैं, 100 आते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट आपको कितने बोला, 30 पेपर्स आपको सॉल्व करके जाना है। 30 पेपर्स आप ये प्री के सॉल्व करके आपको एग्जाम में तभी बैठना है। अगर आप बोलोगे कि ये कहां से क्वेश्चन लेकर आओ, तो बहुत सारे क्लासेस हैं जो क्या करते हैं, प्री के एग्जाम सेट बनाते हैं, जो कोर्सेस आप ले सकते हो 2-2.5 हजार में मिल जाते हैं, या वो कोर्स के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस करना मस्ट है, 100% है। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करते हो तो एक टफ आपको एग्जामिनेशन गिर जाता है, क्योंकि ये 3000 जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाते हो उसमें से आपको 50-60 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, क्योंकि जितने भी क्लासेस वाले होते हैं वो नोट्स ही वैसा बनाते हैं, ये प्रैक्टिस सीरीज, कि उसमें बहुत सारे करंट अफेयर्स और जीएस के मुद्दे कवर हो जाते हैं जो पहले ना पूछे गए रहे। तो इसके लिए ये प्लस पॉइंट होता है। बाकी करना ना करना, आपको बहुत कॉन्फिडेंट है कि मैं बिना प्रैक्टिस किए एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाऊंगा, तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, इसके बाद छठा सबसे मेन, जो 2022 से लेके 2024 तक सबसे ज्यादा हाईलाइटेड केस होगा, मुद्दा होगा। ठीक है, एक दूसरे देश का व्यापार से रिलेटेड होगा, कोई बिल होगा, कोई कानून होगा, जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड हुआ है उनको अलग से नोट्स बना के रखो, ताकि लास्ट डे जाते समय प्री में आप उनको क्या कर सको, स्टडी करके जाओ। सारे करंट अफेयर्स को मिक्स करो जो हाईलाइटेड मुद्दे हैं। जैसे आपने अभी देखा हिजाब का मुद्दा चल रहा है, ठीक है, हमारा रशिया के साथ व्यापार पे अगर कुछ
अनुबंध बन जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको क्या करना है, अलग नोट्स बना के रखना है, ताकि आप उनको लास्ट में जाते टाइम एक बार अच्छे से देख सको, क्योंकि सारे नोट्स के साथ देखोगे तो उतना दिमाग में नहीं बैठेगा। तो ये चीज आपको मेन ध्यान रखना है। ये 6 पॉइंट्स मैंने आपको एकदम फोकस वाले बताए हैं। अगर ये 6 पॉइंट आप अगर अपने दिमाग में फोकस रख लेते हो तो आप डेफिनेटली अच्छे से तैयारी करके जाओगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्री एग्जाम देना कैसे है। ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा, व्हाट। ठीक है, व्हाट का जवाब तो मिल गया, अब जवाब मिलना चाहिए हमको हाउ का। तो हम लोग इसमें किसका किसका देखेंगे, प्री का देखेंगे, सीसेट देख लेंगे, मेंस देखेंगे, ठीक है, और इंटरव्यू देख लेंगे। ओके, इंटरव्यू देख लेंगे। तो ये हम लोग 4 टॉपिक इसमें कवर करते हैं। तो पहला ले लेते हैं प्री के लिए। ओके, तो प्री, मैं ये सब आपको रिवाइज करा रहा हूं, जो बताते बताते मैंने वीडियोस में ये सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, तो प्री में आपको क्या करना है, मैंने जैसे जीएस की बात किया तो इसमें 90 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, मिनिमम आप 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आइए, 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की तरफ मत जाइए। ठीक है, 100 क्वेश्चंस मत अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप प्री का एग्जाम दे रहे हो तो एलिमिनेशन करके आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन सिलेक्ट करने। सबसे पहले आपको पूरा पेपर देखना है, पूरे पेपर में जो आपको 100% श्योर है, पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जो 100% श्योर हो। ओके, फिर सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है कि जिसमें आप क्या बोलते हैं, एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, एलिमिनेट के द्वारा कर सकते हो, उनको अटेम्प्ट करना है। थर्ड राउंड में आपको क्या करना है, जो 50% आपको लग रहा है वो कर देना है। फोर्थ राउंड में आपको ये देखना है कि कितने क्वेश्चन बचे हैं। अगर 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बचे हैं तो छोड़ दो। ठीक है, अंदाजा मत खेलो, उससे मार्क्स माइनस हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है 20-30 क्वेश्चन बचे हैं तो जो उनमें से 10 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी 20-30 क्वेश्चन में आप एलिमिनेट करके अपना दिमाग लगा के अगर सॉल्व कर सकते हो तो उसको करके आओ। बाकी आपको छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि एक चीज हमेशा दिमाग में याद रखना है कि जो भी प्री का एग्जाम होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो वो आपके एग्जाम में मार्क्स क्लब नहीं होते। इसके लिए उसमें स्कोरिंग करने के लिए मत जाओ, आप उसमें क्या करो, क्वालिफाई करने के हिसाब से उस एग्जाम को दो। ठीक है, इसके बाद सी सेट। ठीक है, जब सी सेट का आप एग्जाम दे रहे हो तो सिमिलर चीज आपको यहां भी एप्लीकेबल करना है। 65 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि आपने 30 क्वेश्चंस एकदम राइट कर लिए तो एकदम 30 पे मत छोड़ के आओ, पता है आप क्वालिफाई कर जाओगे। आप ऑलमोस्ट आप ये सोचो कि मेरे 40 क्वेश्चंस 100% राइट होनी चाहिए, क्योंकि एकदम बॉर्डर पे 33% मत लेकर आओ। 40 क्वेश्चंस राइट होने चाहिए, उसके लिए आप 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। अगर 60 क्वेश्चंस में वापस यही 4 राउंड वाले आपको क्या करने हैं, ट्रायल करने हैं कि जो 100% आपको समझ में आ गया उसको करो। फिर सेकंड में जो डाउटेबल है उसको छोड़ दो। थर्ड में आप एलिमिनेट करो कि नहीं ये नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। उसके बाद ऐसे सीसेट आप क्या कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि सीसेट में आपको कितने मार्क्स चाहिए, 67 मार्क्स, मतलब 68 मार्क्स आपको लेकर आने हैं, उससे ज्यादा मार्क्स नहीं लाना है। जब आप 68 मार्क्स लाओगे तब जाके आपका जीएस पेपर 1 चेक होगा, और जीएस पेपर 1 चेक होगा तभी आप जाके क्या बोलते हैं, मेंस का एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, और मैं तो ज्यादा आपको, मैंने सीसेट के लिए तैयारी के लिए मैंने बता दिया था कि मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन में 2 का सेट कोई भी ऐसा बना लो कि जो 2 का सेट आपका एकदम अच्छे से जाए। रीजनिंग को आपको दोनों में रखना है। अगर रीजनिंग कॉम्प्रहेंशन करना चाहते हो, बहुत लोगों के मैथ्स अच्छे नहीं है, तो उनको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो भी सारे क्वेश्चन पेपर आए हुए उनको सॉल्व करना है, और थोड़ा थोड़ा देखकर एग्जाम में जाना है कि तार्किक बुद्धि क्षमता के द्वारा आप क्या कर सको, आप मैथ्स में भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। ठीक है, और मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि मैथ्स में आपको क्या क्या पूछा जाता है, अंकगणित में, ज्यामिति में कितने कितने मार्क्स के आते हैं, तो उस टॉपिक के हिसाब से आप उनको क्या कर सकते हो, कुछ कुछ टॉपिक्स आप छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, बट मैं बोलूंगा कोई भी 2, चाहे रीजनिंग कॉम्प्रहेंशन चाहे रीजनिंग मैथ्स को आप क्या करो, एकदम अच्छे से तैयारी करके जाना। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की, कि करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर्स में आपको जो सबसे बड़ी बात है, जो सब लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर, ये क्या सबसे ज्यादा लोग यही प्रिफर करते हैं, न्यूज़पेपर। मैं हिंदी मीडियम के बच्चे को लोग बोलूंगा कि न्यूज़पेपर आपको क्या
नहीं पढ़ना है, कभी भी नहीं पढ़ना है, पूरी लाइफ में नहीं पढ़ना है। देखिए बहुत लोग बोलते हैं अरे यार अभी जो ये वीडियो देखेंगे बोलेंगे यार ये आपने कैसी बात बोल दी कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। सारे जो भी अभी तक क्वालिफाई हुए वो बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, और न्यूज़पेपर से ही सब कुछ सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि हिंदी मीडियम में कंटेंट बहुत ही ना के बराबर अवेलेबल है। मार्केट में बहुत सारे आप देखोगे जैसे दृष्टि, ठीक है, विजन, ठीक है, इसके बाद स्टडी IQ, ठीक है, इसके बाद इकरा, ऐसे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो आपको क्या करते हैं, ये करंट अफेयर्स के मासिक पत्रिका ये सब अवेलेबल करा के देते हैं। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की बजाय क्या करना चाहिए, मैं बोलूंगा आपको न्यूज़पेपर की बजाय आपको क्या करनी चाहिए, करंट अफेयर्स जो है, अभी जैसे दृष्टि की वेबसाइट है तो आप दृष्टि की वेबसाइट से डेली करंट अफेयर्स आते हैं, उनके नोट्स बनाते जाओ। इनके यूट्यूब चैनल है, इनके यूट्यूब चैनल पे जो डेली के न्यूज मार्केट में आए रहते हैं, जो यूपीएससी में आ सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हीं एग्जाम्स को कवर किया रहता है। तो आप उनको पढ़ के आप न्यूज बनाते जाओ। प्लस इनकी मासिक पत्रिका आती है, वो मासिक पत्रिका ले लो। प्लस इनके जो है मंथली और ईयरली बेस पे या एग्जाम के पहले, ठीक है, इनके टेस्ट सीरीज होते हैं करंट अफेयर से, वो करके जाओ, ये गुड इनफ है। आपको इसको ज्यादा पेपर पढ़ के आप समझ सकते हो। एक अगर कोई द हिंदू पढ़ने जाता है तो द हिंदू में ऑलमोस्ट आप देखोगे तो द हिंदू में नहीं तो भी 30-40 पेज रहते हैं। तो वो उतना पढ़ने जाओगे आप खुद ही नहीं सिलेक्शन कर पाओगे कि कितना न्यूज आने वाला है कितना नहीं आने वाला है। तो मैं बोलूंगा मार्केट में जब इतने सारे मटेरियल्स अवेलेबल है तो पुराने जमाने की तरह क्यों आप इतना डिफिकल्ट करना चाह रहे हो अपनी पढ़ाई को। और खास करके जॉब वाले को बोलूंगा कि वो इतना डिफिकल्ट करने मत जाओ, ठीक है, अपनी पढ़ाई को। इसके बाद जो है मैंने आपको बता दिया कि करंट अफेयर्स के आपको 3000 करंट अफेयर्स के मैंने प्री के बताए थे 3000, आपको करंट अफेयर्स के 2000 जो क्वेश्चंस है, ठीक है, उनको सॉल्व करके जाना है। जो भी एग्जाम के प्री के आप देखोगे बहुत सारे करंट अफेयर के टेस्ट होते हैं, वो सब आपको सॉल्व करने हैं। वो सब सॉल्व करके ही आपको एग्जाम देने जाना है। ये ऑनलाइन बहुत सारे जो कोचिंग सेंटर्स है वो प्रोवाइड करते हैं, वो आपका लुकआउट है। अगर आप लेना चाहो तो वो सब टेस्ट आप देके फिर उसके बाद एग्जाम के लिए जाओ, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर, इसके बाद आप लास्ट सब पुराने ईयर्स के पेपर देख लो, ठीक है, पुराने ईयर के पेपर्स देख लो कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत सारे क्लासेस नोट्स प्रोवाइड करते हैं जो करंट अफेयर से उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देख लो, प्लस आप मेंस के जो उनके प्रैक्टिस सीरीज होती है उनके क्वेश्चंस ले लो, ठीक है। ये अगर आप करते हो तो मेंस के लिए भी आप करंट अफेयर्स को क्या कर लोगे, लिंक कर लोगे, क्योंकि मेंस में भी करंट अफेयर्स आपका 200 से 300 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स ही नहीं पूरा आ जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जिनके आंकड़े जिनसे संबंध आप रिलेट करके मार्क्स में अच्छे जो मार्क्स है आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया। अब आप बोलोगे कि यार करंट अफेयर्स इतना महत्वपूर्ण है, तो अब इसका इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट देखा जाता है। जैसे इंटरव्यू की अगर बात करूं तो अगर एक जो स्टूडेंट है इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ है और इंटरव्यू देने के लिए गया है, अगर वो अपने जो बायोडेटा उसने दिया हुआ है बैकग्राउंड के हिसाब से जो इंटरव्यूअर है उनको क्वेश्चन में अपने हिसाब से मोड़ते जा रहा है, तो उसको इंटरव्यू में करंट अफेयर से रिलेटेड 0 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसकी बस बुद्धि की परीक्षा होती है, उसके बैकग्राउंड की परीक्षा होती है, और जो उसने ऑप्शनल लिया था उससे रिलेटेड कुछ पूछ लिया, उसके गांव खेड़ों के बारे में कुछ रिलेट कर लिया, कोई स्वतंत्रता संग्राम वगैरह में पैदा हुए होंगे तो वो सब हिस्टोरिकल पूछ लिया बस। लेकिन अगर कोई बंदा एकदम डिसेंट है और वो जितना पूछ रहा है इंटरव्यूअर उतना ही बोल रहा है, मतलब एडवांस नहीं है, मैं एक्स्ट्रा एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, एडवांस भी नहीं है, तो आप समझ के चलो कि उससे जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि इंटरव्यूअर भी सोचता है और क्या इससे पूछूं, तो हाल के ही मुद्दे जो उसने पढ़ा रहता है वही आपसे पूछ लेगा। तो अगर आप इंटरव्यू में जाने लगते हो तो हाल के ही मुद्दे जो रहेंगे वही मुद्दे लास्ट 6 मंथ या 1 ईयर्स के जो ज्वलनशील मुद्दे रहेंगे इंटरव्यू में जाते टाइम, वो आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है। मैं अभी लास्ट में इंटरव्यू पे भी बात कर लूंगा, ठीक है, ताकि आपका ये क्या हो जाए, थोड़ा क्लियर हो जाए, ओके। अब इसके बात करते हैं आंसर राइटिंग की। मैंने बात कर ली है आपसे कि आंसर राइटिंग आपको क्या करना है। आंसर राइटिंग में टोटल 4000 शब्द लिखने हैं आपको, ठीक है,
4000 शब्द में आप समझो आपको 10 मिनट में 350 से 350 की हैबिट डालनी है अभी, ठीक है। फिर तब जाके एग्जाम में आप 10 मिनट में आप 250 वर्ड लिख पाओगे, क्योंकि मैं देखो एकदम बेसिक कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। 4000 वर्ड जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए लोगों के पेपर छूट जाते हैं, कुछ लोग आधे आधे ही लिख के आते हैं। तो आपको करना क्या है, स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 क्वेश्चन को एकदम बेस मजबूत करके लिख के आना है। क्योंकि कभी भी याद रखो, एग्जामिनर क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां क्वेश्चन उसने चेक किया और उसको पता चल गया ये बच्चा बहुत अच्छा आंसर राइटिंग करता है, तो आपका जो इंप्रेशन है उसके दिमाग में वैसा ही बैठ जाएगा। क्योंकि आपने भी सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका जब ये फर्स्ट इंप्रेशन उसके दिमाग में बैठ गया कि बच्चे को बहुत अच्छा नॉलेज है, तो बाकी सब क्वेश्चन में वो हाईलाइटेड पॉइंट देख के ही आपको क्या करेगा, मार्क्स देता चले जाएगा। बट ये स्टार्टिंग के ही आपने 5 क्वेश्चन एकदम बेकार फालतू तरीके से लिखा कि आपने सोचा कि अभी और 15-20 क्वेश्चन बाकी हैं, तो आप याद रखो जो उसके माइंड में फर्स्ट आ गया वही लास्ट तक वो खींच कर लेकर जाएगा। तो आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखने हैं, प्लस आपको जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते ही रहना है। और सबसे बड़ी बात है आपकी हैंड राइटिंग, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं हैंड राइटिंग जरूरी है, बट उतना भी जरूरी नहीं है। बट मैं अगर आपको एक बात बता दूं कि अगर आपकी हैंड राइटिंग की वजह से 0.5 मार्क्स भी कम होते हैं, तो आप समझो 0.5 मार्क्स इंटू 20 क्वेश्चन इज इक्वल टू 10 मार्क्स, ठीक है। 10 मार्क्स ऐसे आपके पेपर 1 में गए, पेपर 2 में गए, पेपर 3 में गए, पेपर 4 में गए, ठीक है। इसके बाद आपके ऑप्शनल में गए, दोनों ऑप्शनल में गए, ऐसे में गए, तो टोटल कितने हो गए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 मार्क्स हो गए। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि बहुत लोग इंटरव्यू के बाद, इंटरव्यू में भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ 10 to 20 मार्क्स। बहुत लोगों के तो 2-1 मार्क्स से रह जाते हैं। तो आपकी राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर आपका जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन कैसा है, ऐसा अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो, आपने पैराग्राफ यहां से चालू किया है, यहां खत्म करो, फिर वही लाइन से पैराग्राफ चालू करो, ठीक है। जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उनको हाईलाइट करो। मैं बोलूंगा 2 पेन का इस्तेमाल करो। अगर आप एग्जाम में 2 पेन नहीं यूज कर पा रहे हो तो एटलीस्ट उसको हाईलाइट करो। सभी पॉइंट्स को हाईलाइट मत करो, तो उससे क्या है, 0.5 मार्क्स का यहाँ पे भी आपको डेवलपमेंट दिख जाता है। तो 70 + 70 या आप 140 मार्क्स जो रहते हैं आपके प्रेजेंटेशन और हाईलाइट पे ही, मतलब आपके प्रेजेंटेशन और राइटिंग पे ही डिपेंड होते हैं। अब जिनके प्रेजेंटेशन और राइटिंग अच्छे हैं वही लोग सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। जिनके नहीं अच्छे, अगर बहुत अच्छे आंसर लिखा हुआ है और एग्जामिनर का माइंड है कि बच्चे ने आंसर लिखा है तो मार्क्स दे दिया जाए, तो मार्क्स मिल जाता है। बट जिनके पेपर थोड़े भी अगर खराब जा रहे हैं बट उनकी राइटिंग और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, मतलब मेंस में उन्होंने डायग्राम का यूज किया हुआ है। देखिए ये प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, डायग्राम है, पाई चार्ट है, ठीक है, और मैप है, जैसे मैप बना के बताया हुआ है। तो उससे क्या होता है, आधे एक मार्क्स आपके बढ़ने की और कैपेसिटी आपको लेने की हो जाती है। तो आपका ये 140 मार्क्स यही सब पे डिपेंड करता है। अब आप पे डिपेंड है कि आपको बेसिक पेपर लिख के आना है या आपको क्या करना है, पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करते हुए लिख कर आना है, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप प्रैक्टिस क्या करना है मैप में। तो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको बोलूंगा कि एक इंडिया का मैप बनाना सीख लो। बॉर्डर जो भी हैं इंडिया के, बॉर्डर पे जो भी कंट्रीज है उनका बनाना सीख लो, ठीक है। जो भी आपको महाद्वीप से उनके बनाना सीख लो, ठीक है। महाद्वीप हो गए। इसके बाद जो बाकी देशों की सीमाएं जो भी हैं, अरब सागर, महासागर, एशिया महाद्वीप की, ये सब सीमाओं को देख लो। और भारत में कौन से खनिज कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, कौन सा रिजर्व कहाँ है, वो सब आप एक बार पॉइंट व्यू करना आप चेक कर लो, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो ये रही बात, आपको मेंस में क्या लिखना है, ठीक है। और मैंने बुक्स बता दिया है आपको कि बुक्स में एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है अगर आपका बेस क्लियर है तो, ठीक है। 2024 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं एनसीईआरटी में अपना दिमाग मत घुमाओ, एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। अगर आप कहीं पे क्लास वगैरह कर रहे हो तो आपका टाइमिंग उसी बेस पे डिवाइड कर लो जो मैंने 6 आवर्स आपको स्टडी का दिया है। अगर आपका क्लास 2 घंटे की डेली हो रही है तो 2 आवर्स वो माइनस कर लो, बचे 4 आवर्स। तो आप ये 4 आवर्स में ही आपको क्या करना है, रिवाइज करना है प्लस टेस्ट देना है। और अगर आप जॉब वगैरह नहीं करते हो तो मेरे को लगता है क्लास के बाद आपको वो पूरे 6 आवर्स पढ़ने के लिए मिल जाते हैं रिवीजन के लिए, ठीक है। और नोट्स लिखने की हैबिट डालो,
ठीक है। नोट्स आप हमेशा बनाओ, जो भी आप क्लास में मतलब आप जा रहे हो, टेस्ट लिख के आ रहे हो, इसके बाद जो भी आपके लेक्चर्स हो रहे हैं नोट्स बना रहे हो, जो यहाँ से आप नोट्स बना रहे हो नोट्स बनाओ। और साथ ही साथ हर लेक्चर, हर टॉपिक के खत्म होने के बाद, मतलब हर लेक्चर नहीं बोलूंगा, हर टॉपिक के खत्म होने के बाद 3 to 5 पेज आप ब्लैंक छोड़ दो, क्योंकि जो भी करंट अफेयर्स में उससे रिलेटेड मुद्दे आएंगे उन 3-4 पेज में लिखो, तो आपके जो नोट्स है एक ही जगह पे, आपका नोट्स प्लस आपका करंट अफेयर्स एक ही जगह पे मिल जाएगा, तो एग्जाम में जाते टाइम आपको मगजमारी करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको पूरे, अगर महीने की मैं बात करूं तो महीने में आप समझो 280 to 350 आवर्स आपको महीने के पढ़ने ही पढ़ने हैं। आप इतना टाइम अपने एग्जाम को दो, मतलब पढ़ने के लिए। अगर मैं राउंड फिगर की बात करूं तो 300 आवर्स आप क्या करो, मंथली पढ़ो। 300 आवर्स का मतलब हो गया आपका ऑलमोस्ट 10 आवर्स डेली। ठीक है। और अगर 31 डेज का है तो 9 पॉइंट समथिंग, तो मतलब आपको 10 आवर्स डेली के पढ़ने हैं। डेली क्या मतलब डेली है। ठीक है। अगर आपका किसी दिन कम हो रहा है तो नेक्स्ट डे एडजस्ट कर लो, बट डेली का 10 आवर्स आपका डेली 10 आवर्स एवरेज लेके चलना है। ठीक है। इसके बाद आप एग्जाम देने के पहले ठीक है, मिनिमम जीएस, ऑप्शनल, सीए, ये सब को 3 बार रिवाइज जरूर करना। ठीक है। 3 बार रिवीजन अच्छे से जरूर होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, फर्स्ट टाइम आप रीड करोगे कुछ नहीं समझता है। ठीक है। सेकंड टाइम आप रीड करोगे और आपका माइंड उसको डेवलप कर लेता है, और थर्ड टाइम क्या होता है, जब आप रीड करोगे तो आपको पहले से ही पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। प्लस जब आप आंसर राइटिंग करते हो प्रैक्टिस, तो आपको वो आंसर जो आपने 1-2-3 बार पढ़ा हुआ है वो याद आने लगता है। और जब फाइनल आप क्या बोलते हैं, कहीं भी प्रैक्टिस सीरीज देते हो तो एक और प्रैक्टिस हो जाती है, और छठवां आप जाके एग्जाम में फाइनली लिखते हो। तो आपका ऐसे ये 6 बार रिवीजन हो जाता है, जो कि आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। बाकी आपके ऊपर है कि आप कितनी बार उसको रिवाइज करते हो। ठीक है। ऑप्शनल को मैंने बता दिया है कि वीकली आपको रिवाइज करते चलना है। ठीक है। निबंध, पहले के टॉपिक आपको पढ़ लेना है मेंस के निबंध के लिए। निबंध आप जो है पहले के निबंध पढ़ते जाओ, और 150 निबंध मैंने जो आपको बताया था दृष्टि का है। ठीक है। दृष्टि का जो निबंध है, निबंध दृष्टि, ठीक है, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर का। जो विकास दिव्यकीर्ति सर का है वो निबंध ले लो, बुक ले लो, वो प्रैक्टिस करो। प्लस लास्ट ईयर जो भी निबंध आए हुए हैं, ठीक है, अभी 2 साल से तो पैटर्न भी चेंज हो गया है, तो आप लास्ट 2 ईयर के ही निबंध आप देख लो, चाहिए पुराना भी देख लो। प्लस ये 150 निबंध जो मैंने बताया वो देखो। वो निबंध दृष्टि में जो भी निबंध है उसमें से एटलीस्ट 50 निबंध आप खुद लिख डालो। ठीक है। खुद लिख के प्रैक्टिस कर लो। उससे क्या होगा, आपका निबंध का पेपर क्या है, बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि निबंध तो रट्टा मारने की चीज नहीं है, उसमें आंकड़े ही आपको लिंक करना पड़ता है। ठीक है। तो निबंध रट्टा मारने की चीज नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप जब भी निबंध लिखते हो, ठीक है, जब भी निबंध लिखोगे मुहावरों, ठीक है, मुहावरों का उपयोग करो। मुहावरों का उपयोग करते चलो। मुहावरों मतलब क्या हो गया, जो आप समझो कोई कोट्स है, ठीक है, और कोई भी अगर मार्केट में फैक्ट उससे रिलेटेड है, ठीक है, तो वो निबंध में आप अगर लिखते हो, को रिलेट करते हो, तो याद रखो आपके एग्जाम में निबंध के मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। प्लस निबंध को आप हाईलाइट करने मत जाओ। ठीक है। निबंध में कोई जो आपने फैक्ट और कोट लिखा है उसको आप हाईलाइट भले कर दो, बट सब कुछ हाईलाइटेड करने मत जाओ। इसके बाद जो है, आप निबंध में पैराग्राफ राइटिंग अच्छे से करो। अगर यहां से पैराग्राफ चालू हुआ है तो फिर सेकंड पैराग्राफ, फिर थर्ड पैराग्राफ, इसकी प्रैक्टिस की हैबिट डालो। ठीक है। और इसके बाद ये निबंध हो गया। अब इसके बाद अब आप हिंदी मतलब आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर मैं बोलता हूं आपने हिंदी साहित्य लिया हुआ है, ठीक है, तो हिंदी साहित्य में प्लस पॉइंट ये है आपको कि ये आप ट्रैवलिंग करते टाइम भी स्टडी कर सकते हो। अब आप पूछोगे कैसे ट्रैवलिंग करते टाइम स्टडी कर सकता हूं, तो मैं आपको बता दूं, जो भी ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि हिंदी साहित्य में क्या है, कहानियां हैं, उपन्यास हैं, कविताएं हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, ऑडियो बुक्स पे अवेलेबल रहते हैं। जैसे अमेजॉन का है ऑडिएबल,
ठीक है, इसके बाद कुकू एफएम है। अब जैसे आपका उपन्यास मैला आंचल है, ठीक है, मैला आंचल हुआ, गोदान हुआ, ये सब क्या है। फिर इसके बाद दिव्या हुआ, ये सब क्या है उपन्यास वगैरह आपको ये ऑडिएबल मिल जाते, नहीं तो आपके लिए यूट्यूब पे तो 100% अवेलेबल है ऑडियो बुक, ठीक है। वो तो वीडियो ही है यूट्यूब, बट उसमें सिर्फ ऑडियो रहता है, आपने ईयरफोन लगाया और आप उसको सुनते रहो। इससे क्या है आपका रिवीजन होगा। तो मैं तो प्रीफर कराना चाहूंगा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी साहित्य सबसे अच्छा है, क्योंकि हिंदी साहित्य में आपकी मातृभाषा आपकी हिंदी है, तो आपको वो चीजें इजीली समझ में आती है, और आपने जो 6 to 10th में पढ़ा था हिंदी में वही सब कुछ आता है, वही सब कवि है, वही सब लेखक है, वही सब राइटर है। तो इसके लिए मैं हिंदी साहित्य बोलूंगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि आप किसी भी आंसर को याद करने की बजाय आप क्या करो, आप उसको माइंड में रिवाइज करो, ठीक है। याद मत करो, माइंड में रिवाइज करो। जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपका स्टडी हो गया, आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो आप दिमाग में सोचो कि मतलब आज मैंने क्या पढ़ा, उसका डेट क्या था। अब अनुच्छेद पढ़ रहा हूँ, आर्टिकल्स पढ़ रहा हूं मैं कोई, तो आर्टिकल 31 के अंडर में क्या है, ठीक है। अगर मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूं तो पॉलिटी के मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, इसको माइंड में रिवाइज करते चलो। कोई रोड पे बंदा अगर कहीं जा रहा है तो आपने उसको देखा, तो वो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो आप सोच सकते हो कि ये ट्रैवलिंग वाला राइट्स मौलिक अधिकार किसमें दिया हुआ है, ठीक है। कोई खाना खा रहा है तो फूड का राइट किसमें दिया है, कोई सो रहा है तो निद्रा का राइट किसमें दिया है। जब आप ये विजुअलाइजेशन आप क्रिएट करना माइंड में चालू करोगे, तब आपका जो रिविजन है वो थ्री टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब एक तो आपने रीडिंग किया, दूसरा आपने राइटिंग किया, तीसरा आपने विजुअलाइज किया। जब आप 1 2 3 ये तीनों काम करते हो, तब जाके आपका ये क्या हो जाता है, 100% कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये करना है। और साथ ही साथ अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी के हो गए, ठीक है, महाराष्ट्र के हो गए, एमपी के हो गए, बिहार के हो गए, ठीक है, आपका जो भी जहां के भी आप रहने वाले हो, वहां के भी आप पीसीएस भी आप ट्राई करते चलो। बस उसमें फर्क क्या है, आपको वहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर हिंदी साहित्य है, वो उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, बट सारी चीजें आपका एक ही छतरी के अंदर आ जाता है, वो है यूपीएससी के अंदर। तो आपका जो इसका सिलेबस है वो क्या है, वास्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा है। और जो ये आप स्टेट पीसीएस का पढ़ते हो, उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी ज्यादातर स्टेट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही था। मैंने आपको सिलेबस की तैयारी कैसे करनी है, टाइम टेबल वगैरह मैंने सब कुछ बता दिया। होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है रणनीति बनाने के लिए, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, या क्या कुछ भी डाउट रहता है, तो आप कमेंट कर देना। मैं नेक्स्ट टाइम जब कोई भी वीडियो बना कर लाऊंगा, तो मैं उसमें वो टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा। और आपके कोई भी दोस्त यार अगर इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी ये सब वीडियो शेयर करते चलो, क्योंकि क्या है कि हो सकता है आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन उनके लिए काम आ जाए। और साथ ही साथ ये जो मैंने बताया, इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी बिल्कुल भी ना बदले। ये मैंने अपने हिसाब से जो मैंने रिसर्च किया, उसके हिसाब से मैंने आपको ये सब कुछ चीजें बताया। हो सकता है कि आपका व्यू, आप कहीं से क्लास ले रहे हो, उनका टाइम टेबल, बाकी सब चीजें अलग हो, तो इससे मैच करने की कोशिश ना करें। बट हाँ, जो फ्रेश तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये मेरे हिसाब से अच्छा होगा। बाकी आपकी बुद्धि कौशल क्षमता के ऊपर है कि आप कितने अच्छे से ग्रैब करते हो और किस हिसाब से आप ये प्लान आउट करते हो। तो आज के लिए बस इतना।